अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जब हम ऐसे करते हैं सर्दियों में तो हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं, यानी हाथों को हरकत देने से हाथ गर्म हो जाते हैं, ठंडे क्यों नहीं हो जाते? एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक शख्स है वो तेज दौड़ रहा है और दूसरा आराम आराम से चल रहा है पार्क में, और आप एक बेंच पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है या किसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है? तो शायद आप क्वेश्चन का आंसर ठीक दे दें कि जो तेज दौड़ रहा है उसे चूंकि पसीना आ रहा है, यकीनन उसे गर्मी लग रही होगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और जो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है उसकी कंडीशन उतने ज़्यादा हीट रखने वाली नहीं है, तो उसका टेम्परेचर लो होगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? मतलब आप उसकी फिजिकली उसको अपेरेंटली देख कर तो बता रहे हैं, पर अगर मैं साइंटिफिकली इसका क्वेश्चन करूं कि भाई तेज दौड़ने वाले को तो ज़्यादा ठंड लगनी चाहिए, उसके जिस्म को तो ठंडा हो जाना चाहिए, तो वो क्यों गर्म हो जाता है? तो बहरहाल हम यही क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिकली लेंगे अपने आज के टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अगर हम थोड़ा सा इसको सादा कर लें तो ये कुछ ऐसा है, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, या आप पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? मूव करवाती है बॉडी को। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए मूवमेंट। इंटरप्रिटेशन कहते हैं समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, रिलेशनशिप को, स्टडी को ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूवमेंट में या काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक रिलेशनशिप है। और यही आज हमने पढ़ना है कि क्या रिलेशनशिप है। वैसे आपको जवाब तो आता ही है। अभी अभी अगर आपने उन एग्जाम्पल्स की तरफ जो मैंने आपको दी हैं या क्वेश्चन की शक्ल में पूछी हैं, अगर आप उनसे एक मुशाहिदा करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे कोई ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, कोई ज़्यादा काइनेटिक्स शो करता है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं? उस नॉलेज के साथ जो हम इस चैप्टर में पहले पढ़ आए हैं। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं पिछला सारा चैप्टर। तो ये चैप्टर का तकरीबन एंड है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कैसे समझाऊंगा कि अगर आपने वो नहीं भी देखे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल जो हमारी कंटिन्यूटी है इस चैप्टर नंबर 3 की, वो ये है कि अब तक हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक्स में, जो मतलब रिसेंटली है, वो ये कि क्या होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉज भी डिराइव करना सीखे हैं। तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc², वो किस तरीके से साबित कर सकती है? जैसे उसने पिछले लॉज साबित किए हैं, उस तरह ये कैसे साबित कर सकती है कि वाकई में जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी, जो कि आप हमेशा पढ़ते आते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने आज रिलेशनशिप लिया है। अच्छा, अब यहां पर ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये एक वास्ट टर्म है, बड़ी है, जनरल टर्म है। इसके अंदर तमाम एनर्जीज आ सकती हैं और उन एनर्जीज की वजह से जो मोशन होती है वो सब इसमें पढ़ी जा सकती हैं। जैसे हमने इस चैप्टर को पहले भी चैप्टर 7 में जब पढ़ा था, यानी इस बात को चैप्टर 7 में पढ़ा था, तो वहां पर ये बताया था कि आपके पास क्या होता है, यानी थर्मोडायनामिकली अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं तो रोटेशन मोशन होती है, या रोटेशनल एनर्जी रखने वाली मोशन हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है, और लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है। तो जितनी किस्म की हरकत होती हैं उसी हिसाब से उनकी एनर्जीज भी होती हैं। तो अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी को प्लस करें तो हम असल में मालूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक और तरह से इस इक्वेशन को लिखा है। क्यों लिखा है उसको मैं समझा देता हूं। देखें बेटा, बात यह है कि आप सोचें कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अच्छी खासी जगह होती है तो वो सीधी हरकत करते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे सॉलिड्स की तरह वाइब्रेट नहीं करते। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तमाम रैंडम मोशंस होती हैं, लेकिन सीधी, यानी इनको आप बोल सकते हो लीनियर या ट्रांसलेशनल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही किस्म की एनर्जी है, यानी लीनियर मोशन की वजह से एनर्जी, जिसको आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं,
तो अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करना चाहें, बजाय इसके कि हम रोटेशनल और वाइब्रेशन का भी करें, उनको माइनस कर दें, तो सिर्फ अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक ने उसको के ई के बजाय ई के लिखा है। तो आप ये समझ लें कि ई के का मतलब है एवरेज। अगर एक मालिक्यूल का जिक्र करें तो एवरेज का लफ्ज़ बोलेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। ठीक है जी। फिलहाल अब हम इक्वल नहीं लगा रहे, ये आखिर में मैं लगाऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा मसला है वो ये है जिसको हमने हल करना है कि ये जो एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि चैप्टर गैसेस का है इसलिए लिक्विड और सॉलिड की मोशन फिलहाल यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की है, वो भी मैं आपको दरमियाने बता दूंगा। लेकिन ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना आप गैस के मॉलिक्यूल को सपोज कीजिए हीट करना शुरू कर दें, तो हीट करने से क्या होगा बताओ भाई? हीट करने से गैस के मॉलिक्यूल तेज हरकत करेंगे या सुस्त? यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल की लीनियर मोशन बढ़ जाएगी या घट जाएगी? मेरा ख्याल से आपको जवाब बिल्कुल आसानी से आ गया है। वाकई में टेम्परेचर के बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। यानी आप सिंपल समझ लीजिए, आप बहुत सारे दोस्त हैं, आपको मैंने तवे पे खड़ा कर दिया है, ठीक है, तवे के नीचे आग नहीं लगी हुई, लेकिन आप वहाँ खड़े होकर एक क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, यानी वहाँ पर आप मूव कर रहे हैं। अगर नीचे आग लग जाए और तवा फौरन गर्म हो जाए तो क्या होगा? अब आपकी मूवमेंट कैसी होगी? आपको निकलने ना दिया रहा है बाहर तो आप तेजी से दौड़ेंगे, किसी तरह से निकल ही जाएं। इसी तरीके से जब हम चल रहे होते हैं नंगे पाँव गर्मियों में और दरमियान में कोई ऐसा फर्श का गर्म हिस्सा आ जाता है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, फिर जल्दी निकल जाएं। तो क्या हुआ है? टेम्परेचर बढ़ा है, मूवमेंट को क्या हुआ है? तेज हुई है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आपने रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह पर ये देख सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप असल में हमें ऑलरेडी हमारी लाइफ से मिल रहा है, लेकिन इसी रिलेशनशिप को हमने साबित करना है अपने इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से कि वो इसको कैसे साबित करती है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल बात इसमें है नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये मैंने मुख्तसर कर दिया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, आपको चाहिए पूरा लिखें। अच्छा, बहरहाल पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c², और ऊपर लगाएंगे बार। बार शो करता है एवरेज को, यानी ये एवरेज क्या है? ली गई वेलोसिटी है, या आप कह सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में मैंने बता चुका हूं पहले से ही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को और इक्वेशन को पढ़ाते हुए। अच्छा बहरहाल, तो अब आपको समझ में आ गया पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² इज एक्चुअली अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसमें हम कुछ फर्क करेंगे, यानी कुछ इसको ऐसे चेंज करेंगे कि हमारे लिए आसानी हो जाए, जो हम साबित करना चाहते हैं वो हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें इस सारी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 2/2 1/3 mn c² bar। m is the mass of a molecule, n is the total number of molecules, and c² bar is mean square velocity। ये वही पुरानी बातें, इस पे कुछ नया नहीं है। 3 को यहाँ ले जाएं, 2 को वहाँ ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3 to the 6 3 to the 6 यानी 6 to the 6 3 to the 6 हो, या 3 पहले आ जाए और 2 बाद में आ जाए तो भी वही आंसर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी क्या है 2 3 6, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 वहाँ ले गए और 3 आप यहाँ पे ले गए, 3 to the 6, कोई मसला नहीं है, mn c² बार। अब जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं कि n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये जो हमारे पास समझ लीजिए काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट एक मॉलिक्यूल के लिए ये रिलेशनशिप लिखूं, तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें से n निकाल देता हूं। तो मैंने n निकाल दिया, ये बन गया ½ mc² बार। n कहाँ है? वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए हम बाहर लगा देते हैं। तो फिलहाल अभी आपके लिए जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि ½ mc² बार हमने बनाना था, बना लिया। भाई क्यों बनाना था ये आपको पता अभी भी पता लग जाएगा। वो कैसे? अब याद करो काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, या आप कहें काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, या आप फिलहाल बोल लीजिए ई के, जिसकी स्टोरी मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उनमें होती ही यही मोशन वाली एनर्जी है, यानी हरकत देने के लिए यही एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी है और उसी वक्त में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है।
तो बहरहाल ये आपके पास जब लफ्ज़ आता है एवरेज, तो हम कोशिश करते हैं एक मॉलिक्यूल के बारे में ही तज़करा करते हैं। तो आप लिखेंगे हाफ एम, अगर केमिस्ट्री में होता तो सॉरी फिजिक्स में होता तो आप कहते वी स्क्वायर, अगर केमिस्ट्री में है तो सी स्क्वायर। लो भाई पता चल गया, हाफ एम सी स्क्वायर, ये रह जी हाफ एम सी स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इस वैल्यू को ई के को हम यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जी भाई, अब ये वाली इक्वेशन उठा के आपने यहां लिखनी है। क्या लिखेंगे? यहां पर क्या है? पी वी इज इक्वल टू हाँ जी 2/3n, और जो रह गया ब्रैकेट में उसको हम लिखेंगे इस शक्ल में, यानी ई के। अब यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। हो सकता है उस सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो, ओनली 3 हो, 100 हो, करोड़ हो, अरब हो, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स 1 मोल है, तो आप कहेंगे ये तो आपने फिक्स कर दिया, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर। अगर मैं कहूं कि मुझे ये ही नंबर लिखना है यहां पर, ताकि मैं बता सकूं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या मसला है? आप जस्ट ये करें कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो फिक्स कर लें, यानी एवोगैड्रो नंबर। तो अब हमारा n एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर हो गया। बाकी आपने वही लिखना है ई के। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, इसका नाम बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए, या आप अगर नाम पहले से देते आ रहे हैं इक्वेशंस को तो आप उसी तरह से दें जैसे बुक्स ने दिया हुआ है। तो बहरहाल ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल गैस इक्वेशन से। जनरल गैस इक्वेशन आपको आती है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, हाँ बोले जी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कुछ ना कुछ तो सिमिलर होना चाहिए ताकि मुताबिकत रहे। यानी ये अगर 1 मोल के लिए है तो इस इक्वेशन को भी 1 मोल के लिए होना चाहिए ताकि कंपेयर किया जा सके। अगर मैं कहूं जी हमने एक मुकाबला कराना है जी कबड्डी का, एक तरफ 100 लोग होंगे, एक तरफ 1 होगा, तो ये कैसा मुकाबला है? किसी टीम में बनाई है आपने, तो टीमों को क्या करना है? बराबर। टीमों को बराबर कैसे करेंगे? ये 1 मोल के लिए है तो उसको भी 1 मोल के लिए करो। अगर 1 मोल के लिए है तो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल होते हैं। n की जगह अगर 1 पुट कर दिया गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा RT से, और वो आपके पास इसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT। यानी कोई पूछता है आपसे, ये एंटी ट्रस्ट का क्वेश्चन भी है कि जनरल गैस इक्वेशन फॉर अ मोल यानी ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल या फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप क्या जवाब देने लगेंगे? सम टाइम ऐसा होता है कंफ्यूजन हो जाती है, हम पी इक्वल टू एनआरटी लिखाते हैं, लेकिन वो लिख कह रहा है फॉर 1 मोल फॉर 1 मोल, तो आपने उसके हिसाब से मोल लगाना है 1 और वो n हो जाएगा खत्म। तो ये है जी जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, और ये आपके पास जो है वो प्रेशर का रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 मोल के लिए। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सारा रिलेशनशिप भी पीवी के बराबर है और ये रिलेशनशिप भी पीवी के बराबर है। तो क्या होगा? ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों पीवी के भी इक्वल हैं। तो अब नई इक्वेशन जो बन रही है वो कुछ ऐसे है। आप यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो यहां लिखें बाय कंपेयरिंग 2 and 3 तो आर टी इज इक्वल टू पीवी एंड पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन ए ई के। अब ऐसा करें कि ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है इसके आंसर से जो ई के है यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको एक साइड पर ले जाएं और बाकी सारे पैरामीटर्स को दूसरी साइड पर। तो हम लेते थे, हाँ जी क्या बनेगा भाई? ई के इज इक्वल टू 3 ऊपर चला गया 3RT, और टी कोशिश करें थोड़ा सा दूर रख दीजिए ताकि आपके लिए समझने में आसानी होगी। हाँ जी, बाकी 2 कहाँ जाएगा? नीचे, और एन ए भी नीचे, तो 2Na। तो आपने देखा कि मैंने टी को अलग कर दिया है। अब मैं आपसे ये कहूंगा जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहता था कि ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, आर भी कांस्टेंट है, 2 और 3 तो है ही कांस्टेंट, आर जनरल गैस कांस्टेंट और Na इज एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो ये बनेगा ई के इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली बात याद रहे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। तो अभी भी यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू ही आने वाली है। अगर हम कांस्टेंट खत्म कर दें तो क्या होगा? तो हमें लिखना पड़ेगा ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो भाई समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यही तो वो सारी की सारी कहानी थी जो हमने अभी आज प्रूव करनी थी। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो आप वापस चलें किधर? इधर। यही तो समझाया था शुरू में कि ई के को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कर सकती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तो वो हमने आपको कर कर दिखा दिया। ये था आज का छोटा सा मुद्दा। मेरा ख्याल से तो कितना मुश्किल है नहीं इसके अंदर, बट आपको स्टोरी समझ में आने लगी होगी कि वाकई में ऐसा होता है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है गैस के मॉलिक्यूल्स की तो फिर उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब इसको सोचते हुए हम बहुत सारे मजीद मसाइल भी हल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी मालूमात देता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है और इसके ये हमारे पास चले समझ लें एक तरह का एक गिलास है जो स्टील का है। आप घर में ऐसा समझ सकते हैं, यानी कंडक्टर होनी चाहिए दीवारें। और इसके साथ एक और गिलास पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, इसी तरह का ही है, यानी इसके साथ एडजेसेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं ऐसे भाग भाग कर। मतलब बड़ा एरो दिखाने का मकसद ये है इस एरो की निस्बत कि ये सुस्त हरकत कर रहे हैं और ये तेज हरकत कर रहे हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर इस सिस्टम में तेज हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या लिया जाएगा? इसका मतलब ये लिया जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा है। ये छोटा लिखा है, वो बड़ा लिखा है, ताकि समझा सकें कि ये जो टेम्परेचर है ये आपके पास ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और उसी तरह की हरकत कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब होने वाला ये है कि मॉलिक्यूल, अब आपको बचपन से सिखाया जाता है कि हीट फ्लोस या हीट फ्लोज फ्रॉम हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। तो ये आपके पास क्या है? हॉटर बॉडी है अभी फिलहाल, समझ लीजिए हॉट, और ये आपके पास क्या है? कोल्ड। इसके निस्बत यानी दोनों में ये ठंडा है। अब करना यह है, आपको एक बात समझ में आती है कि हीट फ्लो करती है। अब हीट फ्लो कैसे करेगी? देखिए गौर से, टेम्परेचर ज़्यादा है, हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी की वजह से मोशन तेज है। ये जाकर जब मॉलिक्यूल टकराएंगे दीवारों के साथ तो अपनी कुछ एनर्जी मुंतकिल करेंगे दीवारों में, और ये यहाँ से होती हुई इस सिस्टम में पहुंचेगी। मतलब हरारत यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएगी। अब ये जो मैंने थोड़ा सा डॉट्स दिखाए हैं ग्रीन कलर में, थोड़े से ज़रा वाज़े तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हीट फ्लो कर रही है। लेकिन नतीजा ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा इस सिस्टम का तो ऑटोमेटिकली ये जो मॉलिक्यूल जो सुस्त हरकत कर रहे थे, अब ये पहले के मुकाबले में थोड़े तेज हो जाएंगे। और यहाँ से चूंकि हीट निकलकर इधर आ गई है तो ये वाले मॉलिक्यूल पहले की निस्बत चूंकि अब ठंडे हो गए हैं, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई है और ये सुस्त हरकत करेंगे। मतलब अब आपको ये कुछ समझ में आने लगा, यानी का खीर पकाई हमने, बड़ी आसान सी खीर है, मतलब मुश्किल नहीं है, खा लें उसको। वो ये है कि भाई बात इतनी सी है कि ये तेज तेज हरकत कर रहे हैं, ये सुस्त सुस्त हरकत कर रहे हैं। इन दोनों का निज़ाम आपने या सिस्टम आपने मिला दिया है। अब ये जाके टकराते हैं और अपनी एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले के मुकाबले में थोड़े सुस्त, और ये हरारत लेकर क्या होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, यानी मोशन ज़्यादा हो गई है। अब ये दोनों एक जितनी रफ्तार से हरकत कर रहे हैं, इसको ही कहते हैं होमोजीनियसिटी, या हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टिल the temperature of both the systems or both the glasses will be same. ग्लासेस का टेम्परेचर भी सेम, अगर टेम्परेचर सेम तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम और मॉलिक्यूल की रफ्तार भी सेम। यानी सिर्फ हरारत ही नहीं बहती यहाँ से वहाँ, बल्कि आप कह सकते हैं कि काइनेटिक्स भी चेंज हो जाती है। यानी ये सुस्त और वो थोड़े से पहले की निस्बत थोड़े सुस्त, और ये पहले की निस्बत थोड़े तेज, और इस तरह दोनों की जो हरकत है वो बराबर है। तो आपने देखा कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, इसको हम इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मोशन इम्पार्टेड द, जो मोशन है वहां पर जो वो दी जा रही है, क्या दी जा रही है भाई, वो एनर्जी दे रही है टू द अदर सिस्टम, एंड दिस सिस्टम ऑल्सो गेन अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन, और दोनों की मोशन में क्या आ रहा है, सिमिलैरिटी आ रही है। तो मैंने थोड़ा सा ज़रा फिक्रा मुश्किल कर दिया है, बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से कुछ कम हो गई है मूवमेंट और यहाँ मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है। एक को छोटी सी बात करते हैं, वो ये है कि अगर हम जिक्र करते हैं, देखिए ये है गैस मॉलिक्यूल। अब सोचें
कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसा ही होते हैं, क्योंकि वो भी ट्रांसलेशन एनर्जी रखते हैं और उनके दरमियान भी खाली जगह होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड का जिक्र करें तो हम कहते हैं कि जो एटम्स ऑफ सॉलिड हैं या अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो दोनों सूरतों में एटम और मॉलिक्यूल इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि दे जस्ट कैन वाइब्रेट। तो वाइब्रेशन तो होती है, बट वहां पर उनकी आज़ादाना हरकत नहीं होती। तो जो यहां पर मूवमेंट है, काइनेटिक्स है, वो वाइब्रेशन की वजह से। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम एक फिक्र पढ़ने लगे हैं, वो ये कि एवरेज translational kinetic energy of the gas molecule or a liquid molecule is directly proportional to the absolute temperature। लेकिन अगर यही फिक्रा हमें सॉलिड्स के लिए कहना पड़े, जैसे कि मैंने यहां पर सॉलिड को क्लोजली पैक किया है, तो आप इसको यूं बोलेंगे कि एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर का स्केल है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, काइनेटिक्स को नाप रहा है, लिक्विड और सॉलिड में ट्रांसलेशनल एनर्जी को और सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, इस तरह हम एक बात और भी सीखे यहां पर, वो ये है कि सपोज कीजिए कि एनर्जी कम होती जा रही है, टेम्परेचर लो होता जा रहा है। अब टेम्परेचर होता जा रहा है तो क्या होगा, मूवमेंट भी, काइनेटिक्स भी कम होती जा रही है, हरकत कम 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 कम। अब टेम्परेचर बिल्कुल कम, टेम्परेचर बिल्कुल कम, हरारत भी बिल्कुल कम। यानी अगर सपोज कीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, क्या हुआ, अचानक से एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। अब एनर्जी क्या हो गई है, एक्चुअली क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हैं सिस्टम का, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट भी स्लो होती चली जा रही है। और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप बिल्कुल रुक जाएंगे। ठीक है ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसे रुक जाएंगे जैसे कुछ भी नहीं है। प्लीज, यानी कि इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, मोशन स्टॉप्स और सीज, इतनी सीज के सब कुछ खत्म। तो जो आपको कहा जाता था कि एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जो इतना कम टेम्परेचर है कि जिस पर सारी जो मोशंस हैं वो रुक जाएंगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल है या वाइब्रेशनल है या रोटेशनल है, और कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये था वो रिलेशनशिप जो हम शुरू में बताते थे कि टेम्परेचर के कम हो जाने से जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है या कोई भी मोशन होती है वो सीज हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि कोई चीज कायनात पे रुकती है, कोई नहीं रुकती। इसका मतलब है हम वो एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच ही नहीं पाते। अगर पहुंच गए तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दैट्स वी से दैट 0 केल्विन इज अनअटेनेबल। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली ये कम करना चाहें तो किसी खास जगह पर, थोड़ी सी जगह के ऊपर हम इसको यानी 0 केल्विन से भी नीचे टेम्परेचर ले जा सकते हैं, जो कि ले जाया गया है 10⁻⁻5 केल्विन तक। लेकिन चूंकि ये मेंटेन करना नहीं, मतलब मेंटेन होता ही नहीं है, तो मतलब मेंटेन समझ आते हैं कि आप उसे किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं करेंगे जिसमें एनर्जी हो, या आप क्या कहते हैं एक पूरा शहर सीज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि किसी आम ऑब्जेक्ट के लिए एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इतना टेम्परेचर लो करना नामुमकिन है, लेकिन किसी खास हालत के अंदर किसी खास जगह पर एक छोटे से वॉल्यूम पर ऐसा किया जा सकता है। ये देखने के लिए कि हम अगर 100-200 फ्रिज इकट्ठे चला दें, साथ एसी भी चला दें, ठीक है ना, और क्या कहते हैं एग्जॉस्ट भी लगा दें, भाई हरारत बिल्कुल ही अंदर नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, शायद ऐसा पॉसिबल हो जो कुछ साइंटिस्ट ने किया भी है। इसके बारे में फिर कभी बात होगी। तो बहरहाल ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। लाइक एंड शेयर करें अगर पसंद आए, और दूसरों के साथ शेयर करने से उनका भी फायदा होगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।